मेडिकल बोर्ड में कौन कौन रहेगा उसके बारे में बोला है, उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। मेडिकल बोर्ड में ना हम लोग अलग से करेंगे, उसके बारे में परेशान मत हो। सर 10 ईयर तक जो मेडिकल रिपोर्ट रखता है कब से, अरे जब से रिपोर्ट मिलेगा तब से 10 साल रखो। पोस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन लिखा दीजिए, अभी लिखवाते हैं। ठीक है, अब इतना तक समझ में आया? ठीक है, परेशान हो गए यार। चलो अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन का कॉस्ट को कौन देगा। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन सिंपल बात है, मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी तुम करो, पीएमई करो, आईएमई करो, री मेडिकल करो, जो करना करो, द मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी पेड बाय, ठीक है, ऑनर। सिंपल लिखो, मेडिकल एग्जामिनेशन, द कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी पेड बाय ऑनर। 7वां नंबर पॉइंट दे दूं या 7वां नंबर ही दे देता हूं? ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, द कॉस्ट जो भी है, ठीक है, कॉस्ट क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, कॉस्ट का स्पेलिंग COST में, द कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी पेड बाय, लिखो क्या हो जाएगा इसमें, बाय ऑनर। ठीक, COST होगा, द कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, पेड बाय, कौन पेड करेगा, पेड बाय ऑनर, ठीक है, ओनर पे करेगा। अब एक सवाल आता है इसमें कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन हम लोग इतना किए, ठीक है, अच्छा इसका रिटर्न वाला भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका रिटर्न जो होगा, ठीक है, एनुअल रिटर्न जो होता है, ठीक है, इसका एनुअल रिटर्न भेजना होता है। ठीक है, एनुअल रिटर्न इसी से रिलेटेड है, तो हो सकता है इसी में मैं लिख देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एनुअल रिटर्न इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आता है, एनुअल रिटर्न। ठीक है, एनुअल रिटर्न, इसी का एनुअल रिटर्न सारा का सारा जो आप लिख रहे हो ना, जितना भी मेडिकल उडिकल हुआ इसका रिटर्न होता है। ठीक है, तो कौन भेजता है, कब भेजता है, इसके बारे में किसके द्वारा भेजा जाता है, इसमें ए नंबर पॉइंट बाय, तो बाय मैनेजर, मैनेजर द्वारा इसको भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, मैनेजर द्वारा। बी नंबर किसको भेजता है, टू, किसको भेजते हैं, किसको सेंड करते हैं, मैनेजर, बाय मैनेजर द्वारा भेज, किसको भेजा जाता है, इसको भेजता है CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। कब भेजते हैं, सी, वेन, कब भेजते हैं, वेन, वेन कब भेजेंगे, तो दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मली है, नॉर्मल माइंड चल रहा था, तो नॉर्मल के केस में हम लोग भेजेंगे ऑन और बिफोर 20 फरवरी। कब भेजेंगे, ऑन और बिफोर 20 फरवरी, 20 फरवरी, 20 फरवरी से पहले, 20 फरवरी या उससे पहले। और दूसरा नंबर कंडीशन क्या हो सकता है, मान लो अगर माइंस क्या हो रहा है, अगर माइंस बंद हो रहा है, अबंडेंट हो रहा है, तो ठीक है, इफ ए माइन abandoned working there the discontinued over the period 60 days, if the change of the ownership of the mine, the return required to an owner shall be submitted within 30 days of the abandonment or change of the ownership or within 30 days from the discontinued। देखो इसका कंडीशन नंबर 2, अगर मान लो, ठीक है, अगर दूसरा नंबर कंडीशन, ठीक है, अगर मान लो abandoned हुआ, abandoned माइंस को बंद कर दिए, ठीक है, abandoned हुआ, तब कितना दिन में भेजेंगे abandoned होने से, तो विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज, abandoned से 30 दिन के अंदर। ठीक है, ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, देखो 3 नंबर, अगर मान लो माइंस डिसकंटिन्यू हुआ, सॉरी डिसकंटिन्यू हुआ, अगर माइन मान लो ओनरशिप चेंज हुआ, ओनर बदल गया, ओनर चेंज, OWNER, ओनर चेंज, ओनर अगर बदल गया, तब क्या होगा, इसमें भी विदिन 30 डेज। ठीक है, और चौथा नंबर हो सकता है अगर माइंस डिसकंटिन्यू हुआ, इफ माइन डिसकंटिन्यू, इफ माइन डिसकंटिन्यू, कितना, एक्सीड 60 डेज, 60 दिन से ज्यादा दिन के लिए अगर डिसकंटिन्यू हुआ, तब कितना दिन में भेजेंगे, तो विदिन 90 डेज। देन क्या होगा, विदिन 90 डेज। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ तुम लोग से रिक्वेस्ट एक ही बोलूंगा बाबू, इसको नोटिस वाला में ना, डिसकंटिन्यू केस में क्या होता है और ऐसे केस में क्या होता है, हम लोग एक माइंस रेगुलेशन में एक चैप्टर है, इसका नाम है नोटिस, है ना, माइंस रेगुलेशन 2017 में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे नोटिस। तो नोटिस में ना मैं अच्छे समझाऊंगा कि अबंडन, क्लोज, डिसकंटिन्यू में अंतर क्या होता है, क्यों उसमें 90 डेज का फिगर है और क्यों इसमें 30 डेज का फिगर है, क्या होता है बेसिकली, इसको हम लोग क्लास में ना डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल तुम इसको इतना ही ध्यान से रखो, तो ज्यादा बेहतर, मतलब समझने के लिए इतना ही काफी है। ठीक है ना, इतना ही काफी है, इतना ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो इनफ है, आप इसको ही समझ के रखो, ये इनफ हो जाएगा। ठीक है।
अब एक सवाल जैसे आप लोग के मन में आया कि सर ये जो मेडिकल बोर्ड में जो मेंबर होंगे कौन कौन सा मेंबर रहेगा, ठीक है। तो मेडिकल बोर्ड का मेंबर करवा देता हूँ क्या क्या होता है, और क्लास का एक छोटा सा पार्ट और हम लोग करेंगे, ठीक है। मेडिकल बोर्ड का मेंबर मेनली जो एपिलेट मेडिकल बोर्ड में कौन कौन मेंबर हो तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। ये हो गया तुम्हारा यहां तक खत्म हो गया। फॉर्म, अच्छा फॉर्म नहीं लिखे ना, हाँ सही बात है, फॉर्म नहीं लिखा है, डी नंबर। फॉर्म लिख लो, किस फॉर्म में भेजेंगे, फॉर्म टी में भेजेंगे, थैंक यू। फॉर्म का क्या इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म टी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म टी में इस रिपोर्ट को बना के भेजना होगा, फॉर्म टी में भेजेंगे। हाँ 90 डेज, 4 नंबर पॉइंट। देखो एक बात मैं समझा देता हूँ, देखो अगर कोई नॉर्मल कंडीशन में चल रहा माइंस तो हर 20 दिन 20 तारीख या उससे पहले भेजेंगे। अगर माइंस अबंडेंट हो गया, बंद हो गया तो 30 दिन के अंदर भेज देंगे। अगर ओनर चेंज हो गया तो भी 30 दिन के अंदर भेजेंगे। और अगर माइंड डिसकंटिन्यू 60 दिन से ज्यादा समय के लिए डिसकंटिन्यू हो रहा है तो विद इन 90 डेज हो गया यार, है यार, लो 90 डेज, माफ करना छूट गया था, विद इन 90 डेज, सिर्फ डेज लिखा होगा ना, विद इन 90 डेज होगा, ठीक है। और किस फॉर्म में भेजेंगे तो फॉर्म टी का इस्तेमाल करेंगे। लो 90 डेज ही छोड़ दिए थे, बताओ, ठीक है 90 डेज में होगा, ठीक है। एक्चुअली दिमाग में आ गया ना कि आगे क्या पढ़ाना है, ठीक है, उसीलिए थोड़ा स्ट्रेस आ रहा मन में। अच्छा कल एक काम करेंगे ना, कल ना हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे एमसीक्यू, ठीक है। कल 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगा और 8 से हम लोग कंटिन्यू क्या करेंगे, कंटिन्यू एंड कंटिन्यू हम लोग केवल और केवल स्टडी पे फोकस करेंगे, ठीक है। आज का क्लास थोड़ा लंबा करवाते हैं क्योंकि कल एनी हाउ हम लोग का सिलेबस खत्म करना है और 2-3 टॉपिक अभी भी छूट रहा है, जो कि अच्छा बात है नहीं, शुभ संकेत तो नहीं है। चलो ये हो गया मेरा मोटा मोटी बात। अब हम लोग बात करते हैं कि एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड में कौन कौन रहता है, ठीक है। एपिलेट मेडिकल बोर्ड में कौन कौन रहता है, चलो बाबू मिटा दो इसको, मैं आप लोग की इजाजत है तो क्या मैं मिटा दूं। एक सवाल आया सर, ये जो रेगुलेशन का, नहीं रेगुलेशन का एक एनुअल रिपोर्ट नहीं है, ये जो रिटर्न होता है एनुअल रिटर्न, नॉर्मली हम लोग पीएमई आईएमई कितना कितना हुआ नहीं हुआ इसी का रिटर्न होता है, कितना पीएमई करवाया कितना आईएमई करवाया क्या हुआ नहीं हुआ माइंस का, ठीक है। अच्छा एक सवाल, एक चीज अभी भी छूटा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट नोट लिखा हूं ना आप लोग लिख सकते हो कि हर साल टोटल एम्प्लॉय का 1/5 पीएमई करना होता है, ठीक है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सोच, इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि टोटल एम्प्लॉय का कितना पार्ट करना होता है पीएमई, तो 1/5 पार्ट है ना। इंपॉर्टेंट जो लिखो ना, इंपॉर्टेंट नोट करके अलग से लिखो ना, वहां पे लिख लेना। क्या मैंने बोला था ना शुरुआत में कि 2 लाइन छोड़ देना, वहां पे लिख लो कि एवरी ईयर 1/5 ऑफ टोटल एम्प्लॉय, ठीक है, शुड बी, ठीक लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है लिख लो। उसमें एक नोट में ना उसका पॉइंट नंबर पता नहीं कितना लिखे होगा, 6-7 हो गया होगा, 3-4 कुछ पॉइंट होगा, उसका नेक्स्ट पॉइंट में जाके आप इसको लिखना, क्या लिखना अगला पॉइंट में, जहां पे जगह छोड़ने बोले थे क्लास को स्टार्टिंग में मैंने कहा था, उसमें लिखो कि कितना पीएमए हर साल करना होता है, तो टोटल एम्प्लॉय का 1/5 करते हैं, ठीक है। एवरी ईयर, एवरी ईयर 1/5 ऑफ 1/5 1/5 ऑफ टोटल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय 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 shall be sent for shall be sent for पीएमई। पीएमई के लिए हर साल हम लोग कितना भेजेंगे टोटल एम्प्लॉय का, 1/5 भाग भेजेंगे ताकि 5 साल में पूरा हो जाए। 1/5 भाग भेजे तब ना होगा, इसे मान लो टोटल 500 आदमी है तो 1/5 भाग निकालो तो कितना हो गया 100 करके भेजोगे 5 साल में, तब ना जाके तुम्हारा 5 से गुना करोगे तो 500 आदमी पूरा होगा 5 साल में। ये तो नहीं पूरा होगा 5 साल में, तुम टारगेट से पीछे रह जाओगे। तो हर साल 1/5 भाग भेजना होता है पीएमई के लिए, ये भी एक पॉइंट, इसको भी लिख लो। अब एक बात करते हैं हम लोग, जो एपिलेट मेडिकल बोर्ड बोले है ना, देखो चाहते हैं ना तो एपिलेट मेडिकल बोर्ड में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसी में पढ़ा देते हैं, लेकिन खिचड़ी बन जाता, इसलिए एपिलेट मेडिकल बोर्ड में जो व्यक्ति होता है उसको अलग से पढ़ा रहे, ठीक है। जो एपिलेट मेडिकल बोर्ड है, एपिलेट मेडिकल बोर्ड हेडिंग दो, एपिलेट मेडिकल बोर्ड जो होता है ना, एपीपीई डबल एल ए टी ई, एपिलेट मेडिकल बोर्ड, ठीक है, मेडिकल बोर्ड, मेडिकल बोर्ड, ठीक है, बोर्ड कौन कौन ऑफिसर रहता है,
एक ना डीजीएमएस से होंगे, एक व्यक्ति क्या होंगे इसमें से, एक नंबर क्या होंगे, एक नंबर क्या होंगे, एक क्या होंगे, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर, एक मेडिकल ऑफिसर वन, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर कहां से होंगे ये सर, फ्रॉम डीजीएमएस से होंगे, डीजीएमएस डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी से होंगे, डीजीएमएस से आएंगे वो, ठीक है, माइन सेफ्टी, हु शैल बी आल्सो एक्ट द कन्वेनर ऑफ द बोर्ड, और उन्हीं के संरक्षण में ना कन्वेनर, एक वर्ड यहाँ का है कन्वेनर, हु शैल बी कन्वेनर, मतलब वही सब कुछ करेंगे, उन्हीं के निर्देश पे सारा होगा। कन्वेनर मतलब होता है जिसकी, मतलब जिसको कैसे बोले, ऑर्गेनाइजर, जैसे कैसे बता, ऑर्गेनाइजर मतलब जो जिसके संदर्भ में सारा कुछ, मंच संचालक जिसको बोलते हैं आप, संचालक, कन्वेनर मतलब संचालक, जो उस बोर्ड को चलाएगा, जैसे बोर्ड बन गया, बोर्ड चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा, ठीक है, तो उन्हीं का, ठीक है, किस तरह काम करेंगे, एज ए कन्वेनर, कन्वेनर का पद मिले, कन्वेनर के रूप में काम करेंगे। कौन व्यक्ति होगा बोर्ड का, तो वन मेडिकल ऑफिसर होंगे फ्रॉम डीजीएमएस से, और वो कैसे काम करेंगे, एज ए कन्वेनर, यहाँ पे कन्वेनर जो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, कन्वेनर का मतलब सिंपल निकल कर आ रहा है, जो संचालक का काम करेंगे। हेलो, क्या हो गया, फिर देखता हूं, देखो बाबू, तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, चलो हम लोग क्या देखें, एफिलिएट मेडिकल बोर्ड में कितना व्यक्ति होता है, तो 3 व्यक्ति आपको चाहिए, कम से कम 3 व्यक्ति रहना चाहिए, 3 मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वन मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम डीजीएमएस से रहेंगे, ही एक्ट एज ए कन्वेनर, संचालक का काम वही करेंगे, सारा चीज जो होगा उनके संरक्षण, उनके देखरेख में होगा। पहला नंबर, वन मेडिकल ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस द्वारा नॉमिनेटेड होगा, जो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, और एक मेडिकल ऑफिसर और चाहिए, जो एम्प्लॉय क्या होगा, इन स्टेट गवर्नमेंट में होगा, और मिनिमम जो इसका रैंक होना चाहिए सिविल सर्जन होना चाहिए। ये जो स्टेट गवर्नमेंट देख रहे हो, यहाँ अंडरटेकिंग कोई हो, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोई संस्था है तो वहां पर भी चलेगा, वैसे भी संस्था में हो सकता है, तो 3 रैंक का चाहिए, और सबसे बड़ा बात कि जितने भी लोग होंगे सब एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम से परिचित होना चाहिए, सबको एलोपैथिक सिस्टम के बारे में आइडिया हो, ऐसा ना हो कि कोई आयुर्वेद वाला उठा के ले आए तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, सब एलोपैथिक जो मेडिसिन सिस्टम जो चलता है, हम लोग को उस रैंक का आदमी चाहिए, सभी लोग ये होना चाहिए, प्रोवाइड दैट इन अ मेडिकल ऑफिसर अंडरटेकिंग क्लोज बी। देखो अब अगर मान लो, अब एक कंडीशन है कि अगर मान लो कि मेडिकल बोर्ड अगर रन करना है, ठीक है, किसी कारण से कोई एब्सेंट हो गया, तो बी 2 और 3 में अगर कोई एब्सेंट हो तो चलेगा, अगर ई दोनों अगर एब्सेंट होता है ना तो चल सकता है, 2 और 3 नंबर अगर कोई एब्सेंट हो गया तो मेडिकल बोर्ड काम करेगी, ठीक है, मेडिकल बोर्ड, ठीक है, कॉरम 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 जो है ना, कॉरम पूरा करने के लिए, कॉरम को क्या बोलते हैं हम लोग यार, मतलब बोर्ड को चलाने के लिए मेडिकल, एपिलेट मेडिकल बोर्ड, देखो ध्यान से, एपिलेट मेडिकल बोर्ड, एपिलेट मेडिकल बोर्ड, ठीक है, एपिलेट मेडिकल बोर्ड, ठीक है, उसका कब वैलिड है, वैलिड कब होगा, मतलब कि जैसे कैसे समझाऊं यार, जैसे मान लो बोर्ड बैठी है, ठीक है, अब बोर्ड में मान लो क्या है कि ई नहीं आया, मतलब 1 नंबर के जो मेडिकल ऑफिसर ई नहीं आए, तो क्या उस बोर्ड का मान्यता रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन अगर बी और सी में अगर कोई एब्सेंट हो जाना तो रहेगा, समझ में क्या बोले, एपिलेट मेडिकल बोर्ड में अगर ये दोनों अगर एब्सेंट हो, 2 और 3 वाला अगर एब्सेंट हो जाए, ठीक है, तो मान्यता रहेगा, लेकिन 1 नंबर वाला आदमी प्रेजेंट रहना चाहिए, एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड ना, इसका मान्यता कब रहेगा, मतलब इसका फॉर्म पूरा करने के लिए तुम बोल सकते हो, इसका जो फॉर्म पूरा होगा तो मिनिमम 2 व्यक्ति चाहिए, जिसमें से एक ये होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कैसे लिखो इसको, मतलब तुम समझ लो इसको, मतलब इसको तुम अपना हिंदी में लिख लो, ठीक है ना, कि एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड का मान्यता, जो इसका मान्य तभी होगा जब इसमें 1 या 2 या 1 और 3 रहे, बोर्ड में मिनिमम 2 आदमी रहना चाहिए, मिनिमम बोर्ड का गठन में ना मिनिमम कितना आदमी चाहिए, मिनिमम कितना परसेंट चाहिए, मिनिमम 2 मेडिकल ऑफिसर चाहिए, मिनिमम 2 मेडिकल ऑफिसर चाहिए, मिनिमम 2 मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। अब ये 2 मेडिकल ऑफिसर कौन हो सकता है, या तो 1 और 2 हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है, 1 और 3 हो सकते हैं, और 3 हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, या फिर 1 हो, 2 भी हो, और एंड 3 भी हो, अगर ये तीनों है तो और अच्छा बात है, तब इसका मान्यता होगा,
जो मेडिकल बोर्ड देख रहे हैं, मेडिकल बोर्ड का मान्यता कब रहेगा? जब या तो 1 और 2 नंबर रहे, तो 1 और 2 नंबर में ये दोनों रहे, या फिर 1 और 3 रहे तो होगा, या फिर 1 2 3 रहे, मतलब एक को हमेशा रहना पड़ेगा। ये दोनों में से कोई एक जन एब्सेंट हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, मोटा मोटा यही समझाना चाह रहा हूँ। इसका जो मान्यता है, इस बोर्ड का मान्यता कब होगा? तो बोर्ड का मान्यता जो है, एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड का मान्यता मिनिमम 2 मेडिकल ऑफिसर चाहिए, है ना, और उसमें से 1 2 रहे, या फिर 1 3 रहे, या फिर 1 2 3 तीनों रहे तो ही मान्यता होगा, नहीं तो नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। ये मोटा मोटी कहानी था, जो समझना था, आप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके बाद में। पूरा का पूरा बात देख लो, सारा का सारा बात आपके सामने रखा हुआ है। इसको अच्छा से आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, सीरियसली बात है। मैं अपना, अगर तुम मेरा फेयर कॉपी देखना चाहते हो कि सर आप तो लिख के रखे होंगे कहीं ना कहीं, तो मेरा कॉपी में आप लोगों से भी गंदा लिखा गया है, बहुत खराब लिखा गया है ना, बहुत खराब लिखा गया है, इसलिए मुझे किताब खोल के पढ़ाना पड़ा। और कारण भी था, देखो हर समय ना एग्जाम में इतना डिटेल्स में नहीं पूछता है। ये आप लोग शायद, मेरे पास हमको लग रहा है ये दूसरा बैच या पहला बैच हो जहां पर मैं इतना डिटेल्स में पढ़ा भी रहा हूँ, है ना, कि एक एक पार्ट को अंदर जाके डिटेल्स में बताया जा रहा है, इसलिए सिलेबस थोड़ा लार्ज हुआ। ये एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड के बारे में नहीं बताया गया, सिंपल एक लाइन लिखा गया कि 2 से 3 मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, एक लाइन में खत्म हो गया। पर अभी क्या है कि काफी डिटेल्स में समझाया गया किस किस रैंक का आदमी रहेगा, क्या रहेगा। तो पहला बात देखिए, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर डीजीएमएस का होना चाहिए, कि सेल बी एक्ट एज ए कन्वेयर, संचालक का काम वही करेंगे, तो सारा दावेदारी जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर है। लेकिन इनके साथ एक सपोर्ट में चाहिए, तो सपोर्ट में क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर होंगे तो वो नॉमिनेटेड बाय चीफ इंस्पेक्टर होंगे, और स्टेट गवर्नमेंट में इन तीनों को मिला के बोर्ड बनेगा। बोर्ड जो होता है ना बाबू, एक बात याद रखना, देखो बोर्ड और कमिटी बड़ा विचित्र चीज है, बड़ा सरप्राइजिंग चीज है। इसके हाथ में ही सारा कुछ होता है, सबसे पंगा लेना। तुम्हारा माइंड्स में अगर इंस्पेक्टर आ गए तो इंस्पेक्टर से पंगा ले लेना, घबराना मत, याद रखना। अगर तुम नियम कानून में है तो, अब ऐसा नहीं कि जाके मारपीट कर लेना, मेरा कहने मतलब वो नहीं है। मेरा कहने मतलब अगर तुमको लग रहा है कि कहीं साहब गलत बोल रहे हैं, तो तुम उस पर विनम्रता पूर्वक विरोध कर सकते हो कि सर मैं ऐसा देखा हूं, सर मुझे लगता है सर ये होना चाहिए, तुम ऐसा विनम्रता पूर्वक कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड से कभी भी पंगा मत लेना। एक बात और याद रखना, एकदम नॉलेज के लिए, एकदम फ्रेश नॉलेज के लिए देता हूं। जैसे हम लोग बहुत कोई का मन में रहता है ना कि कोई इंस्पेक्टर आया, कोई चीफ इंस्पेक्टर आया, आके हमारा हमको आया माइंस में, देखा कि हम काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, हमको गाली दिया, अब बोला तुम्हारा सर्टिफिकेट रद्द कर देंगे, मेरा सर्टिफिकेट रद्द करके चला गया, अब हम कहीं के नहीं रहे। कि किसी भी चीफ इंस्पेक्टर में पावर है ही नहीं, कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट होता है बोर्ड द्वारा ग्रांट किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था एक बोर्ड लेती है, एक बोर्ड के द्वारा, एक टीम के द्वारा एग्जाम लिया जाता है। अब जब जीटी पास करते तो जीटी में 2 लोगों की टीम होती है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करता है, 2 से 3 लोग टीम होती है। जब सेकंड क्लास एग्जाम देते उसी तरह से टीम एक एग्जाम लेती है, बोर्ड एक गठन होता है, तो बोर्ड के द्वारा सारा चीज होता है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसका मान्यता देना, उसका रद्द करना केवल बोर्ड के हाथ में पावर। आपका सर्टिफिकेट के ऊपर एक बोर्ड बैठा सकता है, हो सकता है डीजीएमएस का सर्कुलर में कहीं इस बात को जिक्र किया गया हो कि आप किसी को सर्टिफिकेट दिए हैं तो सर्टिफिकेट को रद्द करने का पावर है बाय बोर्ड, लेकिन बोर्ड के द्वारा होगा। कोई इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर किसी का सर्टिफिकेट को रद्द नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, वो बोल सकता है मैनेजमेंट को कि इसको चिट्ठी दीजिए, उस चिट्ठी को कॉपी हमको भेजिए, ये बड़ा बदतमीज आदमी है, इसको नॉलेज कुछ नहीं है, ये नियम को पालन नहीं किया, ये वो नहीं किया, उसको चिट्ठी दीजिए, चिट्ठी को कॉपी हमको भेजिए। ये एक हो सकता है ना। तो मैनेजमेंट के द्वारा तुम पे चाहे तो अत्याचार करवा सकता है, कि मैनेजमेंट का डंडा से तुमको पिटवा सकता है। क्योंकि हमारे माइंड्स में कुछ दिन पहले ऐसा बात उठा था, किसी पॉइंट को लेकर उठा था, तो वो हो सकता है, लेकिन वो खुद डायरेक्ट एक्शन तुम्हारे ऊपर नहीं ले सकता, क्योंकि तुम कंपनी के हो। तुम समझो, तुम एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, वो कंपनी के ऊपर चार्ज कर सकता है कि आप कंपनी में ठीक से, वो मैनेजर को बोल सकता है, वो एजेंट को बोल सकता है, लेकिन एज सरदार एक ओवरमैन को नहीं बोल सकता। वो देखना, जब डीजीएमएस कुछ लिख के जाता है, कहीं पे लिखता है कि सरदार लिखता है, नहीं, वो बोलता है इस जगह पे सेटल नेम नहीं मिला, इस जगह पे रूप बोल्टिंग ठीक नहीं था, ऐसा बोलता है। आपका ओवरमैन काम नहीं किया, ऐसा कहीं लिखता है? कहीं नहीं लिखता है। उसका तुम डीजीएमएस का कोई वायलेशन को तुम पढ़ो, उसमें कहीं लिखा ओवरमैन सरदार या फिर ऐसे कुछ लिखा रहता, नाम रहता नहीं रहता है। सो घबराना मत, नॉलेज बहुत जरूरी है। अभी हमारे माइंड्स में कल फिर से डीजीएमएस का इंस्पेक्शन है। डीजीएमएस में हमारे नए डीडीएमएस और डीएमएस दोनों आए हुए हैं, डायरेक्टर डीएमएस जो आए हुए हैं, डिप्यूटी माइन सेफ्टी, और डीडीएमएस डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, दोनों आए हुए हैं। डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी एंड डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी दोनों आए हुए हैं। दोनों का विजिट होगा कल माइंस में, कल फिर से हम लोग का माइंस में विजिट। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, तो कल का कल होगा, जो कल देखा जाएगा।
आप सबसे रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा बाबू, आप सबको ये क्लास के बारे में एक चीज, आज हम लोग का 20 तारीख है ना, 10 तारीख से हमने क्लास लेना स्टार्ट किया था और आज 20 तारीख है, मोटा मोटी 10 दिन क्लास हुआ और एक दिन कल हाथ में है, मतलब 21 दिन। अगर कल सिलेबस हम लोग खत्म कर लेते तो मोटा मोटी जो मैंने कहा था कि 10 दिन के अंदर सिलेबस खत्म हो जाएगी, वो लगभग मेरा जो बात है वो पूरा हो जाएगा लगभग, ठीक है ना। कल अस्वाभाविक बात है एक दिन ज्यादा लगना, प्लस माइनस तो होता ही है, कुछ एग्जामिनेशन का भी प्रेशर होता है, कभी कभी कहाँ एग्जामिनेशन है तो तेजी में पढ़ लिए, कभी एग्जामिनेशन का प्रेशर नहीं रहता तो नॉर्मली थोड़ा चलता है। तो कल का क्लास हम लोग क्लास बहुत शानदार होगा और कल का क्लास में हम लोग जो बाकी पार्ट छूटा हुआ है, जैसे जिसमें तुम्हारा पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, अर्न विथ लीव वेजेस वाला पार्ट है ना, ईएल वाला जो जो छुट्टी वाला पार्ट है वो। अब एक चीज छूटे, कमेटी, कमेटी हम लोग ये पढ़ेंगे। अच्छा एक बात और आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बच्चे एक्ट पढ़ते हैं, जो बच्चे खुद से रेगुलेशन पढ़ते हैं, उस पढ़ेगा तो उसको पता चले कि बहुत सारा इसमें पार्ट ऐसा करवाए हैं जो एक्ट का भी कुछ कुछ पार्ट सर इसी में जोड़ दिए। हम लोग का सिलेबस ऑलरेडी थोड़ा सा एक्ट का कुछ पार्ट को हम लोग कलेक्ट करके इसमें डाल दिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो एक्ट में वो सारा चीज पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं से आप उस चीज को कवर अप कर लिए हो। कल क्लास करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा कि एक्ट में क्या क्या चीज को जोड़ कर हमें पढ़ा दिए, कभी एक्ट बताएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी इस सारा चीज रहा आज का क्लास का, और हम लोग साथ में क्या करेंगे, अभी ये टॉपिक खत्म हो गया, अभी एक छोटा सा चैप्टर का पार्ट बचा हुआ है, उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कमेटी एक्ट का मेन पार्ट है, कमेटी सेक्शन 12 के अंतर्गत आती है, तो कमेटी हम लोग एक्ट में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही। पॉइंट 3 का कौन सा अपॉइंटमेंट करेगा सर? पॉइंट 3 में नॉमिनेटेड या अपॉइंटमेंट नहीं, बस तुम्हारा क्या है इसमें ना, पॉइंट 3 में ना अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं दिया गया है कि कौन अपॉइंटमेंट करेगा, बस वो गठन होगा और उसमें मेंबर रहेंगे, ठीक है। रुक जाओ, मैं एक बात को और क्लियर, इसको मैं थोड़ा देख ही लेता हूँ, इसको ना ठीक ही बोले कि ये जो है फॉर द पर्पस ऑफ द रिपेयरिंग, इस पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली हमको लगता है ना ये तुम्हारा ऐसा नहीं लिखा हुआ है सर। पॉइंट 3 वाला का डायरेक्टर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई होगा, हाँ 4, 5, 6 में भी आएगा। अच्छा डॉक्टर लिखे, समझ में आ गया सर। पॉइंट 3 वाला में डॉक्टर स्टेट, देखो ये जो 3 वाला में ना जो मेडिकल ऑफिसर होंगे ना वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोई कंपनी उसका हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में क्या हो गया, जैसे मान लो आईओसीएल हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर मान लो कोल इंडिया का कोई कंपनी हो गया, है ना, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है ना, वैसा कंपनी का डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, उस कंपनी द्वारा। ये नॉर्मली मेरा जो अंदाजा है, एपिलेट मेडिकल बोर्ड जो होता है वो तुम्हारा मैनेजमेंट का पार्ट में आना चाहिए। इस पे और हम बात करेंगे अपना कुछ लोगों से कि जो एपिलेट मेडिकल बोर्ड है मेनली इसको कंस्टिट्यूट कौन करता है, इस पे कौन बनाता है इसको, ठीक है। तो क्लास को ही रहने देते बाबू, आज का क्लास को, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करते हैं, कल आप लोग ठीक है, कल क्लास करते हैं। मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल भी आ रहा है, मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी सवाल होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिलहाल जो सवाल है आप मुझे व्हाट्सअप कर देना मेरे नंबर पे। आप सबसे निवेदन नहीं है कि जो भी समझ में नहीं आए उसको व्हाट्सअप कर देना, जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा उस पॉइंट को अंडरलाइन करके व्हाट्सअप कर देना, उस पॉइंट को टिक मार के मुझे भेज देना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा क्लास फास्ट, थोड़ा क्लास स्लो हुआ ही है, बीच में इधर उधर हुआ है तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो। चलिए इसी विचार के साथ क्लास को एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।